ईश्वर, हाँ ईश्वर, ईश्वर, आवाज आ रही है? चलो हम चालू करते हैं आज इसको। K5 BMC इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग मैनुअल। अपन ने परसों के दिन जो क्लास किया था उसमें अब तक अपन ने ये पढ़ा PI जो सिस्टम था उसमें लॉजिक सर्वे, ET रे और जनरल मॉड्यूल के बारे में अपन ने हालत खराब ही है। 15 आदमी अपने पास ही है। सब अपने अपने ऑडियो म्यूट कर दें तो आवाज सब अच्छे से आई है। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। लॉजिक सब रेट, ET रेट और जनरल मॉड्यूल अब तक अपन ने पढ़ा था। लॉजिक सब रेट में जो अपन ने पढ़ा था एक मतलब मैं एक बता देता हूँ उसे अपन ने क्या पढ़ा परसों के दिन की। लॉजिक सब रेट में जो कार्ड थे, एक मॉड्यूल था, एक मदरबोर्ड था जिसमें अपन कुछ कार्ड लगाते थे। 7 कार्ड अपन इसमें इंसर्ट किए थे। एक कार्ड अपना F486 था जो फेल सेफ CPU कार्ड था। एक कार्ड अपना FSIO कार्ड था जो इंटरफेस फॉर इंटरलॉकिंग ट्रांसमिशन के लिए था। एक कार्ड अपना FSIO एक्सटेंडेड था। एक IPU6C कार्ड था जो लॉजिक कार्ड था। एक कार्ड अपना FIO7P कार्ड था जो इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल, ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर था। एक अपना DID कार्ड था जो स्टेशन आईडी इनपुट और इंटर सिस्टम इंटरफेस कार्ड था। ऐसे ही एक ET रेक में अपन ने कुछ कार्ड यूज किए थे, उसमें 7 कार्ड थे। 7 कार्ड में कुछ अगर अपन जो कार्ड है वो है PIO2 लॉजिक कार्ड है और एक कार्ड जो था इसमें है अपना लाइन 2D कार्ड था। ठीक है, ऐसे ही जनरल मॉड्यूल में अपने 4 कार्ड थे। एक JPN3 कार्ड था, एक JNIO2 कार्ड था, एक ZSIO2 कार्ड था, एक KDD कार्ड था जो कि उसका पावर सप्लाई कार्ड था। चलो आज अपन K5 BMC का इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग मैनुअल अपन डिस्कस करते हैं। ये टेक्निकल और जूनियर लेवल के, जूनियर इंजीनियर लेवल के लेवल का कार्ड है। ये मैनुअल है जिसको हम डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले यहाँ से अपन चालू करते हैं इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। आज अपन इस मैनुअल को डिस्कस करने के बाद अपन ये देख पाएंगे कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है ईआई में या कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको अपन इस मैनुअल के आधार पर हम उस चीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं और अच्छे से हम लोग उसको समझ सकते हैं कि उसमें क्या क्या हार्डवेयर है, उससे संबंधित क्या क्या अपने फेलियर आ सकते हैं, क्या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है, पावर प्रॉब्लम आ सकती है, किसी कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, कार्ड को कैसे इंसर्ट करना है, खोलना है, कैसे करना है, वो सब हम इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले अपने जो इसके कार्ड के नाम है वो है, जैसे मॉड्यूल में अपन ने देखा था कि F4864i कार्ड का जो सीपीयू कार्ड था, इसका फंक्शन क्या था कि जितने भी इंटरलॉकिंग फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करना है, इसका मेन फंक्शन था। दूसरा कार्ड अपना FSIO कार्ड था जो फेल सेफ इनपुट आउटपुट कार्ड था। इसका कोई भी एबनॉर्मलिटी रिले सिस्टम कंट्रोल मेंटेनेंस पर्सनल कंप्यूटर इंटरफेस के लिए ये रेस्पॉन्सिबल रहता है। एक FSIO एक्सटेंडेड कार्ड था जो कि इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक IPU6 कार्ड है जो कि अपने यहाँ पे इसको अपन इनपुट 24 वोल्ट देते हैं और आउटपुट इसमें 5 वोल्ट और 24 वोल्ट देता है। ये कार्ड भी एक DC-DC कन्वर्टर की तरह काम करता है। एक FIO7P कार्ड था जो कि इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल और ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर का काम करता है। एक एक्सटेंडेड FIO7P कार्ड था, इसका काम भी यही है, इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल और ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर का काम करता है। एक DID कार्ड है जो स्टेशन आईडी इनपुट और इंटर सिस्टम इंटरफेस के लिए काम करता है। ऐसे एक ET रैक है, उसके कार्ड के नाम है PIO2 लूप कार्ड था जिसमें अपने इनपुट आउटपुट का रखते हैं, 32 इनपुट 32 आउटपुट रखते हैं। एक लाइन 2B कार्ड है जो कि पावर कम कम्युनिकेशन कार्ड ज्यादा है, इस तरह से है। और इसमें अपने लॉजिक सब रैक में एक SPSC-TT एक ऑप्टिकल ब्रांच कार्ड है जो एक चैनल को दो चैनल में डिवाइड करने के काम आता है, स्प्लिटर है। और एक SPSC-PW करके पावर कार्ड है जो ऑप्टिकल ब्रांच कार्ड को सप्लाई देता था। एक जनरल मॉड्यूल है जिसका काम अपना डाटा में जो भी अपना इसका यही का जो सिस्टम है उसको भी जैसा लॉजिक ऑपरेटेड होते हैं उसको अपना को इसमें डाटा लोगर में देने के काम ही आता था। इसके कार्ड के नाम ये 4 कार्ड इसमें यूज करते हैं, JPM3, ZPEA3, ZAIO2, ZSIO2 और एक ADD कार्ड है इसमें। इसमें जनरल सिस्टम में ये है कि इसका एक सिस्टम है, सिस्टम में अपने आपके पास एक पीसी है जो कि वीडियो जिसको अपन बोलते हैं वो है एक, मतलब या फिर अगर आप कंट्रोल पैनल पे लगाना चाहें तो कंट्रोल पैनल है, शायद हमारे डिवीजन में K5EMC में कहीं पे कंट्रोल पैनल नहीं है, पुराने वाले में है। और इधर से इंटरलॉकिंग लॉजिक रैक है जिसमें अपना इंटरलॉकिंग लॉजिक रैक में जो यही रैक जिसको अपन बोलते हैं जो रिले रूम है उसमें सिग्नलिंग सिस्टम लॉजिक मॉड्यूल है, इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल मॉड्यूल है और जनरल मॉड्यूल है। ठीक है, ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का है कि स्टेशन मास्टर के पास में ऑपरेटिंग कंसोल होगा, पैनल कंट्रोल के पास में है नहीं, इक्विपमेंट रूम में आपके इंटरलॉकिंग लॉजिक रैक होगी, रिले रैक होगी और आउटपुट टर्मिनल रैक होगी, इसको CTR बोलते हैं। ऑपरेटिंग कंसोल के बारे में ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कंपनी के द्वारा कि भाई किस किस तरह से उसका कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कितने पिक्सल साइज का उसमें वीडियो होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट क्या होना चाहिए, ये सब है। ये हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है। ये सब हर कार्ड के बारे में, हर एक के बारे में इसमें बताया हुआ है। जैसे कि हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन किसके क्या क्या होने चाहिए कंपनी के द्वारा, वो इसमें बताया हुआ है कि ऑपरेटिंग कंट्रोल का है इसमें क्या, इसका हार्डवेयर का क्या स्पेसिफिकेशन है, इंटरफेस यूनिट है उसका क्या है।
ये स्प्लिटर कार्ड है उसका है, स्प्लिटर पावर कार्ड है उसका है। स्पेसिफिकेशन फॉर लॉजिक मॉड्यूल है। लॉजिक मॉड्यूल में कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इसमें बताया हुआ है कि रिडंडेंट कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, मतलब दो सिस्टम होने चाहिए आपके पैरेलल में। एक अगर आपका काम नहीं करे तो दूसरे में आपको काम करना चाहिए, दोनों पैरेलल में काम करने चाहिए, ऑटोमेटिकली एक से दूसरे पे, दूसरे से एक पे हो जाना चाहिए। इसके कंट्रोल मेथड और इसके बारे में बताया हुआ है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया हुआ है। ये सब हम अपने परसों के दिन उसमें एक सार में देख लिया था इसको। ऐसे ही FSIO कार्ड के बारे में बताया हुआ है, FSIO एक्सटेंडेड कार्ड के बारे में बताया हुआ है, FIO 7P कार्ड के बारे में बताया हुआ है, ये सब कुछ है। अपन अब चालू करते हैं यहाँ से कि कोई भी कार्ड को अगर रिप्लेस करना है, आईसी कार्ड के बारे में अपन ने बात की थी। FSIO में ये F4864 CPU कार्ड में अपन आईसी कार्ड लगाते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर कार्ड है जो मॉड्यूल में, मदरबोर्ड में जो अपन बोल रहे हैं कि उसको लगाते हैं, तो उसको कैसे अपने को रिमूव करना है और किस तरह से उसको रीइंसर्ट करना है, किस हिसाब से फिक्स करना है कि वो खराब नहीं हो और मदरबोर्ड भी आपका खराब नहीं हो, कार्ड भी आपका खराब नहीं हो, प्रॉपर उसकी वर्किंग हो। उसके लिए अपन इसको देखते हैं। कोई भी कार्ड अगर आपका फेल होता है, उसको अगर आपको रिप्लेस करना है तो इस तरह से आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। फुल आउट द कार्ड स्ट्रेट, ये कार्ड है आपका, इसको आप मदरबोर्ड से आप इसको बाहर इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको पकड़ना है, इसके नट वगैरह निकाल के, जो फिक्सिंग स्क्रू है उसको निकाल के आप इसको खींच सकते हैं। एक बेल होती है, इसमें ऊपर नीचे बेल बनी हुई होती है, उससे भी आपको बाहर निकालना है और उसी से आपको इसको इंसर्ट करना है। इस तरह से आप देख रहे हैं जैसे ये एक कार्ड को निकाला है। एक मिनट रुकिए, कुछ इशू आ रहा है। हेलो हेलो, हेलो, चलो ठीक है। हेलो, हाँ ड्राइंग मैं थोड़ी बोलो नहीं। अवनीश, हाँ हेलो अवनीश, हेलो आर्या, हेलो, आवाज आ रही है किसी को? आ रही है। अभी दिख रहा है इसमें आईसी कार्ड रिप्लेसमेंट। भारिया, हेलो भारिया, हेलो भारिया, यार ये किसका बच्चा रो रहा है यार? सब अच्छी सुनो ना, अपना म्यूट कर दो। सब लोग अपनी अपनी तरफ से म्यूट कर दो यार। राकेश जी, हेलो,
हाँ राकेश जी, हाँ अवनीश बोलिए। अरे ये स्क्रीन नहीं हो रही है, मतलब खाली बस वो आपका वो पेज खुला हुआ, क्वेश्चन मैनुअल का जो फोल्डर है ना वही खुला हुआ है। आपने शायद पीपीटी खोल कर रखा है क्या वहाँ पे? पीपीटी अभी क्या दिखा आपको? तब अभी तो वही दिख रहा है 1 2 3 6, फिर डिजाइन पीडीएफ, डायग्राम पीडीएफ, मतलब वो पूरा पीडीएफ जो क्वेश्चन मैनुअल का जो फोल्डर है ना वही खुला हुआ है यहाँ पे। अच्छा चलो मैं इसको वापस रिस्टार्ट करता हूँ। मैं एक बार रीजॉइन वापस किया बट फिर भी नहीं हो रहा है वो। नहीं ठीक है, मैं एक बार इसको करता हूँ। अभी अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है ना? अभी तो एक मिनट रुकिए। हाँ अभी आपका डेस्कटॉप आया। हाँ अभी खुला, अभी खुला। खुला ना? हाँ अभी खुला, अभी बना। अच्छा ये मतलब बाकी लोग का भी मतलब कंफर्म कर लीजिए कि कोई नहीं बोल नहीं अभी रहा था। नहीं, एक्चुअली में मेरी तरफ से ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक दो बार मैंने टेस्टिंग किया तो तभी ये प्रॉब्लम आई थी। विष्णु के साथ मैंने किया था तभी ये प्रॉब्लम आई ओके थी। ओके। अभी आपको दिख रहा है इसमें कार्ड एंड हाँ आईसी का अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, वो कार्ड एंड हाँ आईसी कार्ड रिप्लेसिंग मेथड आ गया है। ओके ओके ओके। ठीक, थैंक यू। तो कार्ड एंड आईसी कार्ड रिप्लेसमेंट कैसे अपन यहाँ से चालू करते हैं। तो यार अपना ऑडियो म्यूट करने की जरूरत नहीं कि बहुत तेज नॉइस आ रहा है। अगर मैं अपनी तरफ से करता हूं तो फिर आप बोलेंगे तो मुझे सुनने नहीं देगा एक्चुअली। चलिए कार्ड एंड आईसी कार्ड रिप्लेसमेंट मेथड अपन बात करते हैं। इफ द कार्ड फेल, अगर कोई भी कार्ड फेल होता है कार्ड रिप्लेसमेंट मेथड है। इस तरह से हम कार्ड को मॉड्यूल से बाहर निकाल सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको कोई भी स्क्रू खोल के इसमें जो स्क्रू रहता है, फिक्सिंग रहता है, उसको निकाल के आपको रीइंसर्ट कर सकते हैं, हो सकता है। ये देखिए जैसे इसमें है कि रीइंसर्टिंग द कार्ड, कंफर्म द पावर स्विच ऑफ द कार्ड, कार्ड इज ऑफ। सबसे पहले कार्ड को इंसर्ट करना है तो उसको कार्ड का हमको पावर सप्लाई को ऑफ करना है। इस चीज का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें इसकी कार्ड को जिसको गाइड है उस पे अपने को कार्ड को फिक्स करना है, उसी के थ्रू इसको इंसर्ट करना है। इसमें लिखा है कि अगर आपने इनकरेक्ट मेथड में अगर अपन इसको करेंगे तो ये इसमें फिट नहीं होगा, इसमें इस तरह से फिट नहीं होगा। फिट द कार्ड विद द रेल एंड इंसर्ट द कार्ड रेल। ये आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से आपको इसको इंसर्ट करना है। अगर अपन ने गलत तरीके से इसको किया, इनकरेक्ट तरीके से किया, तो ये अपना फंक्शन नहीं करेगा या हो सकता है कि उसके अंदर ही नहीं जाए। और ज्यादा जोर जबरदस्ती की तो हो सकता है कि हमारा वो मदरबोर्ड या इसके पीसीबी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ले थोड़ा इसमें ये खोल देता हूँ धूम। ये देखिए ये नॉर्मल कार्ड के बारे में बताया, ये आईसी का रिप्लेसिंग मेथड है। इसमें आपको अपना आईसी कार्ड की A4864 i7 सीपीयू कार्ड में था। इसको निकालने के लिए यहाँ पे एक आपका स्विच होता है, जब आप इसको पुश करेंगे ये बटन को जब आप पूरी तरह से दबाएंगे तो ये आपका कार्ड आईसी कार्ड है ये बाहर निकल जाएगा। और इस तरह से आप इसको पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं आईसी कार्ड को। ये इसका सही मेथड है, इस हिसाब से आपको इसको बाहर निकालना है। आपको इसका इंसर्ट करना हो तो इसके अंदर इसका एक फंक्शन बना हुआ है जिसको गाइड बोलना है, उसमें आप इसको इस तरह से पकड़ के आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा तरीके से अगर इसको डालेंगे तो ये आपका अंदर इस तरह से बाहर नहीं जाएगा। ये बंद कर दो।
चलिए अभी हम चलते हैं लॉजिक मॉड्यूल का अपन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। प्लीज अपने वीडियो ऑडियो म्यूट कर दीजिए यार, बहुत तेज साउंड आ रहा है। अगर आप फिर कोई क्वेश्चन पूछ पाएंगे या कुछ कोई अपन डिस्कस करेंगे तो आवाज नहीं आ पाएगी। सब अपनी तरफ से ऑडियो म्यूट कर दीजिए। अगर मैं करूंगा तो फिर कहीं से भी आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो पूछेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा एक्चुअली। चलिए ये लॉजिक मॉड्यूल के कॉन्फ़िगरेशन है, आपने डिस्कस किए थे। ये सबके सब इस मैनुअल में दिया हुआ है जो अपन परसों के दिन पीपीटी में डिस्कस किए थे। वही इसमें कि एसी-डीसी कन्वर्टर से हमने कोई सॉल्व लिया, IP6C कार्ड में हो गया, IP6C कार्ड में इसको गया। अब आ रही हाँ भाई देखना, हेलो, हाँ भाई आवाज आ रही है। आपके दो IP6C कार्ड है, IP6C कार्ड के थ्रू ये 5 वोल्ट है तो F4864 IP VID में जाएगा, दोनों एक लगे हुए हैं। उसके थ्रू ही आपकी कम्युनिकेशन इसका FSIO एक्सटेंडेड से होगा। उसके बाद ये इस तरह से यहाँ से होगा तो बाहर ये इस तरह से जुड़े हुए हैं। अगर आप कंट्रोल पैनल यूज कर रहे हैं तो ये ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल से ये कंट्रोल पैनल से ये यहाँ से आपका कम्युनिकेशन होगा। और अगर वीडियो यूज कर रहे हैं तो वीडियो से इस तरह से ये चैनल से जुड़ा हुआ है। दोनों सिमिलर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये देखिए इसमें F7P कार्ड से आपका स्प्लिटर में मिला है, स्प्लिटर से आपका मेंटेनेंस MTC जो अपन यूज कर रहे हैं MTC से कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ स्प्लिटर से एक चैनल अपने चैनल मॉड्यूल को गया हुआ है जो कि अपना एक प्रोटोकॉल कन्वर्टर लगा हुआ है जिसको डाटा लोगर सिस्टम से जुड़ा हुआ है और सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट में ये लगा हुआ है। चलिए इसको ऐसे एक पावर सप्लाई कार्ड है हमारा, उस पावर सप्लाई कार्ड का यहाँ पे दिया हुआ है पावर सप्लाई कार्ड किस तरह से डायग्राम बना हुआ है कि पावर सप्लाई कार्ड हमारा किस तरह से काम कर रहा है। वही डीसी कन्वर्टर का जो 24 वोल्ट अपना लिया है वो अंदर जाके इसमें IP6C कार्ड में जा रहा है। वहां पे इसके दो डीसी मॉड्यूल लगे हुए हैं, जो एक 24 वोल्ट निकाल रहा है और एक 5 वोल्ट निकाल रहा है। जो एक 5 वोल्ट है वो आपका F4864I FSIO एक्सटेंडेड में जा रहा है और 24 वोल्ट है वो FSIO में जा रहा है जिसके थ्रू FIO7P में ये आगे एक्सटेंड हो रहा है। आईसी कार्ड का जो अपन ने डिस्कस किया था कि आईसी कार्ड कैसा है, इसको अपने को कभी भी इंसर्ट करना है या कुछ करना है, इसमें मेमोरी का अपने सब मेमोरी इसमें स्टोर होती है, उसको इस तरह से पकड़ना है और इसको जब आप खोलेंगे तो इस तरह से इसका मेमोरी कार्ड इससे अलग हो जाएगा। ये इसका फिक्सिंग है, चल जाएगा चलाना, इससे अलग हो जाएगा। ये जो हमने उस दिन पढ़ा था उसी का इसके बाद मैनुअल में भी वैसे ही डिस्कस किया हुआ है। परसों के दिन जो पीपीटी में जो डिस्कस किए थे वही इसमें दिया हुआ है। ये IPU6C कार्ड है, IPU6C कार्ड पावर सप्लाई कार्ड है और इसमें 24 वोल्ट इसमें अपना इनपुट होता है, 24 वोल्ट इसका 24 वोल्ट और 5 वोल्ट इसका आउटपुट होता है जिसमें इनबिल्ट आपके डीसी कन्वर्टर लगे हुए हैं। एक F4864I कार्ड है, इसका मेन टास्क हमने पढ़ा था कि इसका यही सिस्टम की जो इंटरलॉकिंग कनेक्शन है और इनपुट आउटपुट वेरियस तो सब कुछ है। सेटिंग सिस्टम साइकिल टाइम प्रोसेसिंग ऑफ इंटरलॉकिंग कनेक्शन एंड इनपुट आउटपुट वेरियस ऑपरेटर्स, ये सब काम करना है इसका। इंटरलॉकिंग को इंश्योर करना इसका काम है। इसके प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसिंग इसी के थ्रू होता है। एक FSIO कार्ड है, मॉड्यूल and the electronic terminals are connected in the start state. It has 3 lines जो हमने उस दिन डिस्कस किया था जिसमें 3 चैनल होते हैं कनेक्टेड टर्मिनल के थ्रू होते हैं। एक FSIO एक्सटेंडेड कार्ड है, ये स्टार कनेक्शन जो लॉजिक यूनिट और इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल से एक स्टार कनेक्शन के थ्रू जुड़ा रहता है।
इनका साइकिल टाइम भी दिया हुआ है कि 200 मिलीसेकंड इसका साइकिल टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम है। एक FiO7P कार्ड है जो कि ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर कार्ड है। ये एक्सटेंडेड FiO7P कार्ड है, एक DID कार्ड है। ये इस तरह से दिया हुआ है जो उसी अपन ने देखा था, वैसे ही इसमें आप दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल मॉड्यूल है। तो एक दूसरा रैक है सब रैक के अलावा, लॉजिक सब रैक के अलावा एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल मॉड्यूल का ET रैक था। उसका व्यू ऐसा आता है। इसमें आपके स्टार्टिंग के दो कार्ड आपके लाइन 2B कार्ड है, दूसरा लाइन 2B कार्ड है और बाकी PIO2 कार्ड है। ये अपन ने उससे डिस्कस किया था कि ये पहला वाला लाइन 2B कार्ड सिस्टम 1 के लिए है, दूसरा कार्ड सिस्टम 2 के लिए है। और ये ET-PIO2 कार्ड है जिसमें 32 इनपुट 32 आउटपुट होता है। और इसी के थ्रू ये अपने जो पावर कम कम्युनिकेशन कार्ड है उसी के थ्रू अपने इनको पावर सप्लाई एक्सटेंडेड होती है और लॉजिक रैक से लॉजिक सब रैक से इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल का कम्युनिकेशन होता है। इसका रियल व्यू है, इसमें अपने कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए दूसरे कनेक्टर अपन लगा सकते हैं। ये पीछे लाइन 2 कार्ड के लिए है जो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 से कनेक्ट होता है और ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें कैसे यही लॉजिक मॉड्यूल के थ्रू ये लाइन 2 कार्ड से कनेक्ट होता है और ये PIO ये देखिए इस तरह से सिस्टम आपको ऑपरेट करने के लिए जो यहाँ से थ्रू चॉइस निकलता है। लाइन 2B कार्ड है, लाइन 2B कनेक्ट इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल है। मेन EI system star connection is adapted using Ethernet. Line 2B card is FC optical connector. ये लाइन 2B वो आपका जो दूसरे कार्ड है PIO2 कार्ड है कौन सा लाइन 2 कार्ड यूज नहीं कर रहे हैं इसलिए इसको जरूरत नहीं है। ET-PIO2 कार्ड के बारे में अपन पढ़ा ही था कि इसमें है 32 इनपुट और 32 आउटपुट के इसमें पोर्ट है। 32 इनपुट और 32 आउटपुट इसमें यूज होता है। उसे अपन ने पढ़ा था, इसमें लिखा है इस इनपुट कनेक्टिविटी से इसकी 32 मिली एम्पियर है पर पोर्ट और आउटपुट इसकी 120 मिली एम्पियर पर पोर्ट है। ये मास्टर के पास में जो कंसोल होता है कंपनी ने इस तरह से यहाँ है कि पीछे से ऐसा रहेगा। V2 के बारे में इन्होंने बताया है। ये आपकी कार्ड की माउंटिंग है। इस तरह से एक दूसरे से ऑप्टिकल कनेक्टिविटी वाले कनेक्टेड लेते हैं। इसमें ये बोलना है कि आपका लॉजिक मॉड्यूल है, ये एक MTC है। FiO7P आपके दो सिस्टम है, ये सिस्टम 1 और ये सिस्टम 2 है। इसके इस कार्ड के द्वारा आपके ऑप्टिकल फाइबर से ये आपके MTC से ये इस तरह से जुड़ा रहेगा। वहां पे IN-IO2 एक इंडस्ट्रियल PC होता है जिसमें IN-IO2 कार्ड होता है। इसके द्वारा ये इससे जुड़ा रहता है। PC में CPU, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, यहाँ से ये मॉनिटर होते हैं और MTC में आपको जो भी दिखता है वो आता है। MTC की सप्लाई जो अपन लेते हैं ये डायरेक्ट अपन IPS से वहां से देना है या इससे देना है, वो अपने कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ इस तरह से इसको MTC को सप्लाई दिया होगा। ये आपका
SPSC पावर कार्ड है जो हमने पहले उस दिन डिस्कस किया था कि 24 वोल्ट से 5 वोल्ट के लिए देखना है इसको। SPSC टीवी कार्ड को पावर सप्लाई जो मिलती है वो SPSC TW से देती है। और SPSC टीवी कार्ड है ये ऑप्टिकल चलिए INIO2 कार्ड है। INIO2 कार्ड इज अ कार्ड टू कनेक्ट लॉजिक मॉड्यूल विद पर्सनल कंप्यूटर। अपने पर्सनल कंप्यूटर के साथ में जो कनेक्ट किया हुआ है वो INIO2 कार्ड के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। कुछ नहीं ये अपने जनरल मॉड्यूल जो डाटा लोवर के साथ जो अपन कनेक्ट करते हैं, डाटा लोवर में जो अपने को डाटा चाहिए लॉजिक सबरेक से और इससे EI से, उसके लिए जो सेटअप है वो जनरल मॉड्यूल जिसको हम बोलते हैं, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। ये इसके कार्ड है ZPEN3, ZNIO2, ZNIO2, ZSIO2 और KDD ये कार्ड है। इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इसका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है जनरल मॉड्यूल का, ये इस तरह से है। इसके अलग अलग कार्ड के बारे में बताया हुआ है कि MTC से ये किस तरह से कम्युनिकेशन करेगा और डाटा लोगर में आपका किस तरह से डाटा जाएगा। जैसे इसमें बताया हुआ है कि ZSIO2 कार्ड के थ्रू इसमें RS-232 के थ्रू इससे प्रोटोकॉल कन्वर्टर में जाएगा। प्रोटोकॉल कन्वर्टर से डाटा लोगर सिस्टम में ये डाटा जाएगा। ये इसका इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है कि किस तरह से इसको बताया हुआ है कि किस कार्ड की क्या क्या काम है और आपस में किस तरह से ये कनेक्ट रहता है। ये कार्ड के बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसके लिए अपन बात कर रहे हैं, वो है मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी। EI सिस्टम स्टार्टिंग मेथड इसमें बताया हुआ है कि EI सिस्टम को जब भी अपने को ऑन करना है तो पावर को अपन ऑन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना स्विच ऑन करेंगे और सब जितने भी कार्ड है जहाँ पर भी अपन स्विच ऑन कर सकते हैं पावर के, वो सब अपन पावर करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक पार्ट में है उसकी सब पावर जो भी है वो अपना जो कार्ड है IPU6 कार्ड है वहां से पावर ऑन करेंगे, उसका इंडिकेशन दे देंगे। एक ET टर्मिनल है उसका से आप देखेंगे कि वहां पे कार्ड के आपके पावर ऑन होनी चाहिए, उसमें सबके कौन से दिए हैं उसके तो पावर देख सकते हैं। जब भी अपन डिस्कस कर रहे हैं कि आप मेंटेनेंस जब भी करते हैं, अगर आपको कोई इशू आता है कि इसको पावर ऑफ कहां से कर सकते हैं या पावर चालू कहां से करना है, इसको बंद चालू कहां से करना है, तो वो उस चीज के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि लॉजिक सबरेट में भी मतलब इसका स्विच होता है और इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल जो है ETP-IO2 कार्ड है इनमें भी इसका स्विच होता है पावर को ऑन करने का और ऑफ करने का। ऐसे ही अपन ऑपरेटिंग कंसोल की बात करते हैं। कंट्रोल पैनल तो अपने यहाँ पे है नहीं। ऑपरेटिंग कंसोल मतलब आप वीडियो की बात कर रहे हैं तो वीडियो में भी अपने वहां पर एक पावर ऑफ करने और ऑन करने का अपने पास ऑप्शन होता है। इंटरलॉकिंग लॉजिक ब्रेक है, इन सब में आपको पावर ऑफ ऑन कर सकते हैं। इनके इंडिकेशन भी होते हैं, इंडिकेशन से भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अपन LED इंडिकेशन स्विचेस एंड अदर आइटम ऑफ द लॉजिक मॉड्यूल के बारे में। जो कल हमने जितने भी अपन ने कार्ड देखे उन सबके इंडिकेशन अपन ने देखे। कल मैंने बताया कि यहाँ पर एक इंडिकेशन है, तो वो इंडिकेशन और किसी भी कार्ड में क्या क्या ऑप्शन अपने पास में अवेलेबल है, उन ऑप्शन से हम लोग क्या समझ सकते हैं, मेंटेनेंस या फेलियर के टाइम पे हम लोग उससे क्या समझ सकते हैं, उस चीज को हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। जैसे हमारा लॉजिक सब रेक में जो पहला कार्ड था वो IPU6C कार्ड था, उसमें आपका PW करके एक इंडिकेशन आता है। PW उसका मतलब ये होता है कि पावर सप्लाई नॉर्मल ऑन। अगर वो आपका जल रहा है, अगर आपको उसका इंडिकेशन आ रहा है PW का, तो आप ये समझिए कि पावर सप्लाई आपका ऑन है, 24 वोल्ट उसमें मिल रहा है, 24 वोल्ट इनपुट आपका उसमें अवेलेबल है। जो DC-DC कन्वर्टर आपके देख के पीछे लगे रहते हैं वहां से 24 वोल्ट इसको मिल रहा है। एक उसमें SW1 करके आता है, वो पावर स्विच होता है, उसमें आउटपुट इसका 24 वोल्ट और 5 वोल्ट होता है इसमें।
ठीक है। इसमें इन्होंने बताया है कि व्हेन रिप्लेसिंग अ लॉजिक कार्ड टर्न ऑफ द पावर स्विच विदाउट फेल। ये जो SW था, जो मैं वही बता रहा था कि इसको अगर आपको पावर को ऑफ करना, कोई भी कार्ड है लॉजिक सबरे का सिस्टम वन का, जो मेन पावर सप्लाई ऑफ होती है, मतलब 5 वोल्ट या 24 वोल्ट जो आउटपुट अगर आपको बंद करना है, तो यहाँ से आप इसको टॉगल स्विच को दबाइए, बाहर खींच के इसको दबाइए, तो आपका आउटपुट आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मेन आपको सप्लाई को अगर ऑफ करना है तो यहाँ से आपका सप्लाई बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे 5 वोल्ट का ऑप्शन रहता है। ये मैंने बताया था, एक पोटेंशियोमीटर रहता है जिसमें एक पोटेंशियोमीटर रहता है जिसके द्वारा अपन 5 वोल्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। 5 वोल्ट आपका कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा आपका कितना चलेगा, 5% या 10% जो भी बताया था उतना आपका इसमें टॉलरेबल रहेगा। ऐसे ही ये 24 वोल्ट इसमें बताएगा कि आपके पास अवेलेबल है और कितना है, और यहाँ इसी में एक ट्रिमर रेजिस्टेंस, मतलब जिसको पोटेंशियोमीटर अपन बोलते हैं, वो एडजस्ट करने के लिए ये रहेगा इसमें। ये आपका IPU 6C कार्ड हो गया लॉजिक सबरे का पहला, और उसके इंडिकेशन और इसमें जो जो इस बाहर अपने पास अवेलेबल है, जिस चीज को अपन देख सकते हैं वो ये है। ये मेंटेनेंस के पर्पज से या अपने फेलियर के टाइम पे अपन इन सब चीजों को ऑब्जर्व अपने को करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कभी सिस्टम आपका बंद हो गया है, तो अपने को जाके इसमें PW का इंडिकेशन देखना चाहिए कि इसमें आपका अवेलेबल है कि नहीं है। आउटपुट अगर आपको देखना है तो 24 वोल्ट पे अपन मल्टीमीटर लगा के या 5 वोल्ट पे मल्टीमीटर लगा के अपन देख सकते हैं कि ये अवेलेबल है कि नहीं है तो कितना है। अभी आपका अगला कार्ड जो आता है वो है F486 4i कार्ड है। इसमें बहुत सारे LED इंडिकेशंस हैं, स्विचेस हैं, स्लॉट है, सॉकेट है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इस तरह से उसमें दिया रहता है FLL। ये यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 करके इंडिकेशन है। ये जो 6 स्टार्टिंग के 6 इस साइड के आपको देख रहे हैं राइट साइड के, वो इस राइट साइड को डिनोट करता है। आपका FLL इस इंडिकेशन से रिलेटेड है, DO इस इंडिकेशन से रिलेटेड है, D नोट इससे है, D1 इससे है, D2 इससे है, D3 इससे है। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड वाले जो भी ये आपके डिनोट किया हुआ है, वो लेफ्ट साइड वाली LED से इससे रिलेटेड है। अब आपके इसमें ये दिया हुआ है D नोट से D7 तक का, इसमें आपको ये सब बताया हुआ है इंडिकेशन का। ठीक है, अभी जैसे आप यहाँ से इन केस ऑफ D7 ऑफ, अगर D7 ये वाला है, अगर आपको ये ऑफ है, ठीक है ना, ये अगर ऑफ है तो D नोट ऑन और D नोट ऑन है, ये वाला है, ये अगर आपको ऑन है तो सिस्टम 1 पे है और सिस्टम 2 आपका ऑफ है। ऐसे ही अगर D1 है, ये D1 है, अगर ये ऑन है तो इसका मतलब आपका सिस्टम 1 मास्टर है, और ऑफ है तो ये स्लेव है। ठीक है, D2 है आपका, ये D2 है, D2 वाला इंडिकेशन, अगर D2 वाला इंडिकेशन आपका ऑन है तो ये आपको फ्रीज हो गया है, या जिसको अपन हैंग बोलते हैं, हैंग हो गया है। और अगर ऑफ है तो आपका ये फ्रीज नहीं हुआ है। D3 है, ये आपका D3 है, D3 का इंडिकेशन आपको लिखना है, ऑन है तो कंट्रोल एक्शन रनिंग हो रहा है, ऑफ है तो कंट्रोल एक्शन स्टॉप हो चुका है। D4 है, ये D4 ये इस वाली LED से इंडिकेट होगा। ये D4 अगर ऑन है तो APL रनिंग स्टार्ट है, और ऑफ है तो APL रनिंग स्टॉप है। D5 रिजर्व किया हुआ है, ये आपका D5 है, ये इसको रिजर्व किया हुआ है। D6 है, अगर D6 आपका ऑन है तो डाटा लिंक आपका बराबर है, डाटा जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो बराबर है इसके थ्रू, और अगर ऑफ है तो डाटा लिंक आपका फेलियर हो गया। इन केस D7, ये आपका D7 ये वाला इंडिकेशन है, ऑन है तो D नोट से D7 कोड नंबर ऑफ एरर आपको देखनी पड़ेगी, जो अपन देखेंगे। टेबल आगे एक टेबल बनाई हुई है, ठीक है, उस टेबल में अपन इसको देखेंगे। इसमें आगे बताया गया कि D7 आपका नॉर्मली ऑफ रहना चाहिए, अगर ऑफ है तो आपका ये नॉर्मल वर्किंग कर रहा है, अगर ऑन है तो ये आपका स्टॉप हो गया है। उसके हिसाब से अपने को फिर D नोट से D7 के जो कोड नंबर है, D नोट से D7 की जो कोड है, 4 कोड ये हो गए, 4 कोड ये हो गए, इन कोड को अपने को देख के और हेक्साडेसिमल के हिसाब से उसको शो डाउन करके, और आपको इस टेबल में आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपका
कौन सा उसमें एरर कोड आया है और उस एरर कोड के हिसाब से आपकी क्या एरर आई है, वो सब चीज हम इससे देख सकते हैं। उसके नीचे F4864 आई कार्ड था, उसके नीचे आपका ये आईसी कार्ड स्लॉट है, ये वाला आईसी कार्ड स्लॉट है आपका, ये आईसी कार्ड स्लॉट है। W2 स्टेटस ऑफ वॉचडॉग, ये ब्लिंकिंग है। ये जो WT करके जो आप देख रहे हैं, ये वाला स्टेटस आपका है WT। अगर ये आपका ब्लिंकिंग कर रहा है, इसका मतलब आपका क्या है, वॉचडॉग जो रिले मैंने बताया था कि हेल्थ, इसकी हेल्थ को मॉनिटर करता है सिस्टम की, वो आपका बराबर है। अगर ब्लिंक नहीं कर रहा है तो आपका वॉचडॉग के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या इशू है, वो डाउन हो गई है या क्या है, वो सब आपको इसमें बताएगा। अगर ये ब्लिंकिंग कर रहा है, कभी आप मेंटेनेंस में जाते हैं तो आपको देखना है कि वॉचडॉग रिले आपकी काम कर रही है नहीं कर रही है। अगर ब्लिंकिंग कर रही है तो आप इंश्योर हो कि ये आपका बराबर काम कर रहा है। ऐसे आपका BO करके है, ये BO, ये VME बस बार एरर है, जो मैंने बताया था कि इसकी मदरबोर्ड बना, पूरा मदरबोर्ड बना हुआ है जिसमें अपन ने सब कार्ड को फिक्स किया हुआ है। और VME बस करके एक अपने टेक्निकल टर्म्स यूज की थी कि VME बस मतलब आपका एक कार्ड से दूसरे कार्ड में पूरे सिस्टम में आपका डाटा फ्लो हो रहा है, उसमें अगर BO आपका ऑन है तो कोई एरर नहीं है। अगर ये ऑफ हो गया तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपके मदरबोर्ड में कोई तकलीफ है, वहां पे कोई पीसीबी में कोई प्रॉब्लम आ गई है और आपस में इस तरह से इनका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, बस बार में आपकी कोई दिक्कत, ये अपन इसमें इजीली देख सकते हैं। ऐसे इसमें FLL है, ये FLH इधर के लिए, FLL इसके लिए, ये सब स्टेटस ऑफ बस को क्लॉक है, इसका जो अपना क्लॉक स्टेटस है उसको ये बताता है। अगर ये ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब है कि क्लॉक आपका बराबर काम कर रहा है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक इंडिकेशन होता है इसी कार्ड में, वहां पे VER है, ये एक्सटर्नल रैम एक्सेस बस एरर है। अगर ऑन हो गया, ये वैसे नॉर्मली आपका ऑन नहीं रहता है, अगर ये ऑन है तो आप समझ जाइए कि आपका इसमें रैम का कोई एरर है। इस तरह से उस एरर को अपन आगे देख सकते हैं। ऐसे ही ये इसमें और इंडिकेशन दिया हुआ है MI, BC, WR, IM, VM, ठीक है, सेकंड 5 करके स्टेटस ऑफ द हार्डवेयर, ये अपने हार्डवेयर का स्टेटस बताएगा, जिसको अपन आगे एक टेबल बनी हुई है 1.1.2 उसमें देखेंगे। ये फैक्ट्री रीसेटिंग है, इसमें SW1, SW2, SW3, यहाँ पे एक गोला सा ये होता है, ये ऑल मस्ट बी 0, ये फैक्ट्री की तरफ से, इनका जो कंपनी की तरफ से है वो 0 होना चाहिए। ये एक अपने पास में यहाँ MON करके दिया हुआ है, जो कि F4864I के डिबगर का काम करता है, ये पिन सॉकेट का काम करता है इसमें। और एक RES करके यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये स्विच रहता है अंदर। अगर सिस्टम को आपको रीसेट करना है तो यहाँ से आप अंदर से पुश करके इसको पिन डाल के इसको रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने दो कार्ड के बारे में अपन ने देख लिया है, मेंटेनेंस के टाइम पे अगर अपन देखें तो वो देख लिया है अपन ने कि IPU6C कार्ड में क्या क्या इंडिकेशन है, ये अपन ने IPU6C कार्ड में इंडिकेशन देखे। और अगला जो लॉजिक सबरेक में जो कार्ड है, सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्ड है वो F4864I कार्ड है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड है। और अभी तक मैंने क्वेश्चन में एक ही फेलियर रिटेन किया है, और उसमें इसी के इंडिकेशन को देख के, हेक्साडेसिमल कोड को देख के, इस टेबल में देख के मुझे पता चला कि उसमें क्या एरर थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि आप ये इंडिकेशन को देख पाए, और उससे आपको पता चलेगा कि कौन सी एरर आपके यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, ये जो मैं बात कर रहा था, ये स्टॉप कोड आपका किस तरह से आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से आप इसको चालू करिए, ये है, ये है, ये है, 4 कोड आपके यहाँ पे हो गए, 4 कोड आपके यहाँ पे हो गए, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 8 कोड है, 8 LED है, जिनका कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाया हुआ है कि एक पे आपका ये इस तरह से D0 D4 रहेगा, इधर D1 D5 रहेगा, इधर D2 D6 रहेगा, इधर D3 D7 रहेगा। कभी एरर अगर अपने पास में आती है तो इन्हीं से अपने को
स्टॉप कोड को रीड करना पड़ेगा कि स्टॉप कोड क्या है, उसको आपको कागज पेन लेके उसको सोल्व करना पड़ेगा, ऐसा है। जैसे अभी मान लीजिए ये इस टाइम पे आपका एक ये वाली आपकी D5 है, ये ब्लिंक हो रही है, D6 ब्लिंक हो रही है, एक D8 है और एक D3 है, तो उसको किस तरह से आप इसको करेंगे, ये इसमें दिया है कि मोर सिग्निफिकेंट डिजिट, ये आपकी मोर सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई है इस साइड वाली, और ये लेस सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई है इस साइड वाली, ठीक है। अभी इसमें आपकी सबसे पहले ये वाली चल रही है, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 8 रहेगी। अपन मोर सिग्निफिकेंट डिजिट को देखेंगे, ये हेक्साडेसिमल कोड है, इसलिए इसको इसी तरह से रीड किया जाता है। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। जिस चीज को ये अपना कंप्यूटर समझता है वो है। इसमें ये दो तरह से डिजिट हो गई है, एक मोर सिग्निफिकेंट हो गई है, एक लेस सिग्निफिकेंट हो गई है। मोर में अगर पहली आपकी ब्लिंक कर रही है तो आपको यहाँ से इसको रीड करना है, इसकी वैल्यू 8 होगी, 8 किया। ये दूसरी चल रही है, उसका 4 है, ये 4 हुआ। ये तीसरी चल रही है, इसकी वैल्यू 3 हुआ। तो ये कुल मिला के कितना हो गया, 8 12 और 12 14 हो गया। 14 में इसको H4 ये हेक्साडेसिमल है, और 14 में 14 को जिस हिसाब से डिनोट किया जाता है वो उसको E बोलते हैं अपने, ठीक है। इसमें 1 से 10 तक चलेगा हेक्साडेसिमल, मतलब आपके 16 तक आपका ये चलता है। और उसके बाद जैसे 11 को अपन A बोलेंगे, फिर B बोलेंगे, फिर C बोलेंगे, इस तरह से ये आपका चलता है, ठीक है। ऐसे ये आपका लेस का अपन देखेंगे तो केवल एक ही आपका ये ब्लिंक कर रहा है, तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। दोनों को मिला के पहले मोर को रखना है, फिर लेस को रखना है, तो ये हो गया। 10 को अपन A बोलेंगे, 11 को B बोलेंगे, 12 को C बोलेंगे, इस तरह से 13 को अपन D बोलेंगे और 14 को E बोलेंगे, ठीक है। तो ये 14 के हिसाब से E हो गया। 15 होता तो उसका F होता, 0 से F हो जाता वो, मतलब अपना। तो ये हेक्साडेसिमल में इसमें ये हो गया कि पहला ये E आ गया, ये E आ गया, दूसरा ये 8 आ गया, 8 आ गया। तो आपका जब कभी ये फेलियर हो, कुछ हो, तो इस तरह से इसको इन एलईडी की इंडिकेशन की जो वैल्यू है उसके हिसाब से, इस एलईडी की इंडिकेशन की वैल्यू है उस हिसाब से इसको आपको ये करके एक स्टॉप कोड बनाना पड़ेगा। और ये स्टॉप कोड आपका यहाँ पे आ गया। उसके बाद इस स्टॉप कोड के हिसाब से आपको एक टेबल दिया हुआ है। आप ये देखिए यहाँ पे कौन सा एरर स्टॉप कोड आया है, E8। तो इस हिसाब से हम E8 पे जाएंगे। ये जो अपने पास में एक लिस्ट है उसमें अपन जाएंगे कि E8 का मतलब क्या है। ये E8 है, इसका मतलब आपका है कि FHSCL लाइन कार्ड नंबर मॉनिटर इनपुट एरर, मतलब जो लाइन कार्ड है उसका कोई मॉनिटर यूनिट में इनपुट में कोई एरर आ गई है, वो सब हम फिर उस कार्ड को जाके अपन उसको रेक्टिफाई करेंगे इसमें क्या है। ऐसा ये पर्टिकुलर आप कार्ड का देख सकते हैं। इसमें अगर इसमें स्टॉप कोड की वैल्यू जो भी आती है उसकी टेबल है, जैसे 81 आएगी तो इलीगल इंटरप्ट एरर आ गई है, 82 आएगा तो मेन सिस्टम स्टार्टअप कंडीशन एरर आ गई है, उसके रिमार्क ये करना है कि भाई इसमें क्या करना है। इस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है, जो मैंने ऊपर एक कार्ड में ये बताया था AMIDC वाला, इसी कार्ड में ये AMIDC WRIN, इसका भी एक जो टेबल के बारे में इन्होंने बताया है कि 1.1.2 करके जो टेबल है, इन इंडिकेशन का क्या मतलब है उसके बारे में इन्होंने आगे एक टेबल उसके बारे में बनाई हुई है। ये टेबल है, इसमें अगर आपके बारे में बताया हुआ है कि अगर AMI वाला इंडिकेशन आपका ऑफ है, DC वाला ऑन है, WR वाला ऑन है, IM वाला ऑन है, ये वाला ऑफ है और इसको छोड़ दीजिए तो आपका होम प्रीफिक्स हो रहा है, प्रीफिक्स हो रहा है। ऐसे ही सबके इंडिकेशन को आपको मिला के कोई ऑन है कोई ऑफ है उसका आपको कॉम्बिनेशन बना के इसमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं, कोई बस बार है वो आप सर्वाइव कर रहा है, कोई रीड कर रहा है, इस तरह से इंटरप्ट एक्नॉलेज हो रहा है, इंटरप्ट आईएम हो रहा है। ये चीज भी अपन इसमें देख सकते हैं उस इंडिकेशन के थ्रू।
ये अपना FSIO कार्ड है, इसमें भी एलईडी इंडिकेशन दिए हुए हैं। इन एलईडी इंडिकेशन का भी कुछ ना कुछ मतलब होता है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। ये फेल सेफ इनपुट आउटपुट कार्ड का एलईडी का इंडिकेशन है। इसमें भी आपके यहाँ पे D0 से D7 के लिए अपने यहाँ पे बताया हुआ है, जो कि सॉफ्टवेयर के स्टेटस के हिसाब से बताएगा। आप इसमें भी इसी तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो उसके लिए टेबल बनी हुई है 1.2.1, उसके हिसाब से यहाँ पे एरर कोड आप स्टॉप कोड हो या एरर कोड हो, वो वहां जाके आप उसको देख सकते हैं। कंपनी ने बताया हुआ है किस तरह से कोई एरर कोड आता है, तो उसमें जाके आपको पता चल जाएगा कि क्या एरर है, क्या इशू है, टेक्निकल इशू है। एक WT करके एक इंडिकेशन है, ये ब्लिंक है तो नॉर्मल रनिंग हो रहा है, ऑफ है तो स्टॉप हो गया। ये आपके 3 चैनल के बारे में बताया हुआ है, ये ट्रांसमिटर रिसीव और इसके बारे में बताया हुआ है। ये सब कुछ इसमें भी ये है कि ब्लिंक है तो आपका ट्रांसफर डाटा हो रहा है, अगर ऑफ हो गया ये इंडिकेशन, अगर आपके ऑफ हो गए हैं तो इसका मतलब है कि आपका ट्रांसफर डाटा नहीं हो रहा है, वो स्टॉप हो गया। जिस टेबल के बारे में मैं बता रहा था उसका भी ये दिया हुआ है कि D0 अगर आपका है तो एलईडी आउटपुट आपका जो है वो ब्लिंक करना चाहिए, ठीक है। फेलियर होगा तो या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। अगर ये ऑन हो गया तभी आपका कुछ फेलियर है, अगर ये ऑफ हो गया तभी आपका फेलियर है। ये आपका इसका स्टेटस, नॉर्मल स्टेटस ये है कि ये ब्लिंक होना चाहिए। एलईडी आउटपुट है, इसमें 50 मिलीसेकंड दिया हुआ है कि 50 मिलीसेकंड में ये ब्लिंक होता रहना चाहिए। ऐसे D1 क्या है, इसकी प्रोसेसिंग के बारे में है, इसका भी नॉर्मल स्टेटस आपका ब्लिंक होना चाहिए। D2 है वो भी आपका ब्लिंक होना चाहिए, D3 है वो भी ब्लिंक होना चाहिए, D4 है वो आपका ऑफ होना चाहिए, बराबर है। अगर ये ऑन है क्योंकि आपको मतलब फिल्टर आपने किया, अटेंड किया और आप D4 इंडिकेशन पे जाते हैं तो वो आपको ऑफ नहीं मिलता है। अगर ऑन मिलता है तो इट मींस है कि वहां पे कुछ फेलियर है, और वो फेलियर आपका MDC के ट्रांसमिशन रिसीवर प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई ना कोई फेलियर होगा। उसमें उसमें अगर इसका फेलियर क्या होगा, इसमें बताया कि अगर ये ऑन होता है तो जो DP रैम है उसका इनिशियलाइजेशन इज नॉट फिनिश्ड, ये इसने बताया कि कोई रैम है उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, उसमें ये फेलियर आपका हो सकता है। ये D5 आपका ट्रांसमिशन स्पीड के बारे में बताएगा। अगर ऑन है ये नॉर्मल या तो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। ऑन रहता है तो 1.2 Mbps मतलब बहुत हाईयर स्पीड से ही ट्रांसमिशन हो रहा है, ऑफ है तो नॉर्मल स्पीड से आपको हो रहा है। D6 है MTC के, इसमें कोई इंटरप्ट आएगा, ब्लिंकिंग नॉर्मल आपका ब्लिंकिंग करता है। ऑन ऑफ होने पे आप इसमें फेलियर का आप इसमें देख सकते हैं कि क्या इंटरप्ट हुआ होगा, प्रोसेसिंग स्टार्ट या प्रोसेसिंग फिनिश में। आपका ऑन है तो आपका स्टार्ट में ही मतलब प्रोसेसिंग स्टार्ट में ही आपका फेलियर हो रहा है, ऑफ है तो आपका फिनिशिंग में हो रहा है। D7 है तो सिस्टम एरर के बारे में नॉर्मली ऑफ रहना चाहिए, अगर ऑन रहता है तो ये रैम चेकिंग एरर के बारे में बता रहा है ये इस तरह से। चलिए, जैसे इसमें सेम जो इंडिकेशन हमने इसमें डिस्कस किया है FSIO कार्ड में, सेम उसका डुप्लीकेट इंडिकेशन सब इसमें अवेलेबल है FSIO एक्सटेंडेड कार्ड में। सब उनके मीनिंग भी वही है, उसका एरर कोड भी यही बना हुआ है जैसा अपन ने ऊपर डिस्कस किया, सेम वैसे ही इसमें बना हुआ है। एक FIO7P कार्ड है, उसके पीछे के इंडिकेशन, पीछे का जो अपना अपन डिस्कस कर रहे थे, कल डिस्कस किया है उसके चैनल के बारे में या उसके जो कनेक्शन थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि 5 उसका कनेक्शन थे, उनके बारे में इसमें बताया हुआ है कि एक कार्ड होता है, इसमें ये C9 करके पोर्ट होगा, उसमें ये रिजर्व रहता है, C7 C8 है ये भी रिजर्व रहता है। ये आपका मेन जो रहता है ये वाला कार्ड है, इसमें ये लाइन आउटपुट रहता है, लाइन 2 उसी में इनपुट रहता है। ET रेक से जब आप कनेक्ट लॉजिक सब रेक को ET रेक से कनेक्शन आप करोगे, इन चैनल के द्वारा आप करोगे, ठीक है। ये CN1T मतलब ये ट्रांसमिशन के लिए इसलिए आउटपुट ओनली लिया है, CN1R मतलब ये रिसीवर है तो ये इनपुट ओनली लिया है। ET रेक से आप लाइन नंबर 1 से आपका इस पोर्ट के थ्रू आपका आउटपुट होगा, इस पोर्ट के थ्रू आपका इनपुट होगा। ये यहाँ पे कभी फेलियर के केस में आपको ये देखना है कि ET रेक से आपका इसमें कम्युनिकेशन अगर नहीं हो रहा है
तो आपको इस चैनल से जो इसको कनेक्ट किया हुआ है उस चैनल पे आपके जाके देखना है। अगर कोई ईटी दूसरी ईटी रेक है उसमें अगर कोई दिक्कत है इससे करना है, अगर तीसरी रेक है तो इससे करना है। एक इसमें ये वाली रेक जो अगर एमटीसी में अगर आपकी कोई दिक्कत आती है तो इस वाले चैनल को आपको जाके देखना है, ये एमटीसी के लिए है, और एक ये आपका रिजर्व्ड है। ये एक्सटेंडेड FIU7P कार्ड है, उसमें भी इस तरह से चैनल दिए गए हैं। उन चैनल का भी इसी तरह से मतलब है कि एक टी ट्रांसमिशन के लिए है, आर रिसीवर है, अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत आती है तो आपको ये सब चेक करना है। DID कार्ड है, ये कल अपन ने डिस्कस किया था। DID कार्ड है, दोनों सिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेशन करता है उसके काम आता है ये। उसके पीछे भी एक CN2 कार्ड है, इसमें स्टेशन आईडी जंपर कंट्रोल होगा। जैसे अपना यहाँ नडियाड का है तो उसका एक स्टेशन आईडी होगा, उस हिसाब से उसके जंपर किए हुए होंगे। अहमदाबाद का तो उसका उस हिसाब से जंपर किए होंगे। हर स्टेशन का एक आईडी रहता है, वो इसमें जंपर करके लगाते हैं। इसमें एक DSW1 करके है, इसमें VME जो बस है उसके बारे में बताया हुआ, तो उसका एड्रेस सेटिंग होता है, ठीक है। और ये इसमें लिखा है मस्ट बी एफ होना चाहिए, वो हेक्साडेसिमल के हिसाब से मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब 15 जीरो से 15 है मतलब वो 15 होना चाहिए, इस तरह से। ये पावर सप्लाई कनेक्टर्स और फॉल्ट आउटपुट कनेक्शन के लॉजिक सर्वे के बारे में इसमें बताया हुआ है, ठीक है। इसमें जो CN1 और CN2 के बारे में अपन डिस्कस किया था बैक साइड में, वो लॉजिक मॉड्यूल पावर इनपुट कनेक्टर है आपका सिस्टम 1 या 2 के लिए। ये भी सिस्टम 1 या 2 के लिए अपने CN1 और CN2 है। अब अपन दूसरी रेक के इंडिकेशन पे जाते हैं। फेलियर के टाइम पे अगर मान लीजिए अपन ने किया और लॉजिक सब रेक के सब इंडिकेशन अपने को नॉर्मल पाए जाते हैं, हम लोग ईटी रेक जो दूसरी वाली रेक है उस पे जाते हैं, ईटी रेक पे, इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल रेक पे, और वहां जाके हम देखते हैं कि क्या इशू है। इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल पे लाइन 2B कार्ड है, सबसे पहला कार्ड अपना लाइन 2B कार्ड था, उसके इंडिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। ये सिस्टम 1 का लाइन 2B कार्ड हो गया, ये सिस्टम 2 का लाइन 2B कार्ड हो गया, एक सिस्टम 1 का एक सिस्टम 2 का। उसके इंडिकेशन है कि नॉर्मल वाला इंडिकेशन ये है, रिसीवर वाला इंडिकेशन ये है, ट्रांसमीटर वाला इंडिकेशन ये है, और अंदर एक आपके वहाँ पे एक मतलब कांच की प्लेट लगी रहती है, उसके अंदर आपको LED के ये दिखेंगे। इसमें नॉर्मल है, अभी इसमें इसके बारे में दिया है कि नॉर्मल मीनिंग टर्मिनल ट्रांसमिशन और 5 वोल्ट पावर सप्लाई नॉर्मल है। इंडिकेशन स्टेटस इसका कैसा होना चाहिए? ऑन। अगर ये आपका नॉर्मल ऑन है, इसका मतलब आपका कार्ड नॉर्मल है, आपका लाइन टू बी कार्ड बराबर काम कर रहा है। लेकिन अगर ऑफ हो गया तो ये कार्ड फॉल्टी हो सकता है। इन केस ऑफ फेलियर आपको ये कार्ड आपको रिप्लेस करने के लिए इसको निकालना पड़ेगा, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, किस हिसाब से आपको निकालना है और किस हिसाब से इसको अंदर डालना है। इस तरह से RXD है, इसका मीनिंग क्या है? रिसेप्शन फ्रॉम सेफ्टी सिस्टम। सेफ्टी सिस्टम से जो भी रिसेप्शन है जैसा है वो इसमें दिया हुआ है। इसका स्टेटस इसका भी ऑन होना चाहिए, रिसेप्शन के टाइम पे इसका ऑन होना चाहिए। ये ट्रांसमिशन के लिए है कि अगर आपका ये ट्रांसमिशन जब भी ट्रांसमिशन हो रहा है तो ये ऑन होना चाहिए। LED 4 का मतलब है कि आपका टर्मिनल ट्रांसमिशन नॉर्मल है, इंडिकेशन स्टेटस इसका ऑन होना चाहिए। LED 5 पे इसका मतलब है कि 5 वोल्ट पावर सप्लाई नॉर्मल है, इसका इंडिकेशन ऑन होना चाहिए। तो फेलियर के टाइम पे अगर अपने को इन इंडिकेशन के मतलब अपने को समझ में आते हैं कि LED 4 के जलने का मतलब क्या होता है, LED 5 के जलने का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन का LED का इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, रिसीवर के इंडिकेशन का क्या मतलब होता है, तो इजीली हम ये देख सकते हैं कि क्या क्या रीजन रहा होगा फेलियर का। कम्युनिकेशन साइड से रहा है या कार्ड साइड से रहा है या किस साइड से रहा है, क्या है, उस चीज को हम इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसे ETPIO2 कार्ड है, जो नेक्स्ट कार्ड अपना इसमें इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल में जो नेक्स्ट कार्ड आता है वो ETPIO2 कार्ड है। सिस्टम 1 का ऐसा रहेगा, सिस्टम 2 के लिए ऐसा रहेगा। PIO2 लॉग सिस्टम 1 सिस्टम नॉर्मल TXT सिस्टम
अगर सिस्टम वाला इंडिकेशन है, अगर ये ऑन है तो इसका मतलब आपका सिस्टम PiO2 कार्ड है वो नॉर्मल है, अगर ऑफ हो गया है तो फॉल्टी है। नॉर्मली अगर आपका कभी जैसे मान लीजिए कि साइड से आप बोलते हो कि हमारा HR निकल होना चाहिए, मतलब सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपकी इंटरफेस वाली HR टेक्निकल नहीं हो रही है, हो सकता है इसमें आपके आउटपुट वाले बिट में कोई तकलीफ हो किसी कार्ड में, तो जिस जिस पर्टिकुलर कार्ड में उसका बिट लिया हुआ है, आउटपुट का बिट लिया हुआ है, उस कार्ड पे आप जाके आप उसको देखेंगे, सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो हो सकता है वो वाली बिट का कोई इसमें दिक्कत हो या कार्ड फॉल्टी हो गया हो, तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं कि किस हिसाब से इसमें स्टेटस आपका इंडिकेशन का स्टेटस अगर ऑफ हो गया है तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम भी फॉल्टी हो गया है। नॉर्मल स्थिति अगर सारे फंक्शन आपका ऑन है, मतलब नॉर्मल काम कर रहे हैं, तो फिर आपको फेलियर उसके आगे देखना है कि आपका कार्ड इससे हो सकता है आगे कहीं आपके कोई और दूसरा इशू हो, कोई दूसरा इशू हो। तो इसके इंडिकेशन का भी ये सीधा सा मतलब है कि आपका इसमें ट्रांसमिशन, जैसे ट्रांसमिशन वाला है, अगर ये आपका ऑन है तो इसका मतलब आपका ट्रांसमिशन नॉर्मली हो रहा है। ये लाइन M2 कार्ड है, ये हमारे यूज का नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पर पैनल नहीं है, हमको नहीं पढ़ना है। IF कार्ड है, इसको भी हमको नहीं देखना है। ये स्प्लिटर कार्ड है, SPSCTT करके कार्ड है, ठीक है, जो ऑप्टिकल ब्रांच कार्ड है। ये मैंने उस दिन बताया था कि आपका जैसे ऑप्टिकल कनेक्शन जो भी है एक आता है, उसको 2 में डिवाइड करना है, तो उसके लिए अपन ये कार्ड यूज करते हैं। उस कार्ड में भी आपका LED रहता है, जैसे इसमें LED के नंबर दिए हुए हैं कि 1 नंबर LED, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 8 नंबर, ठीक है। इन LED के इंडिकेशन से भी हम जैसे मान लीजिए कभी आपका पूरा सिस्टम देखा सब बराबर है, लेकिन फिर यदि आपको पता चला कि बाहर मास्टर की वीडियो पे आपको कुछ डिस्प्ले से रिलेटेड कुछ इशू है या कोई सा ऐसा इशू आ रहा है जो आपको नहीं पता चल रहा है, तो हो सकता है इस कनेक्टर से आपके कनेक्शन की कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ ये कार्ड तकलीफ दे रहा हो, इसको पावर सप्लाई नहीं मिल रही हो, तो वो सब जानना है तो इसमें LED दिया हुआ है, इस LED के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे LED 1 है, अगर इसमें डाटा रिसीविंग हो रहा है तो ब्लिंक करेगा। जितने भी LED हैं, जब नॉर्मल कभी आप देखेंगे इसको स्प्लिटर कार्ड को देखेंगे तो इसमें जितने भी LED होते हैं वो सब ब्लिंक करते रहते हैं, ठीक है। ये R4 रिसीविंग 1 के लिए है, T4 ट्रांसमिशन सेंडिंग के लिए है। कोई भी कनेक्शन हम यूज कर रहे हैं, जैसे मतलब मान लीजिए आपने यहाँ से दिया इसको और यहाँ से अगर आउटपुट आप ले रहे हैं, तो इसमें अगर ये LED इंडिकेशन आपके ब्लिंक हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपको काम, ये कार्ड आपका काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आपका जो LED कंसर्न जो LED होगा उस पर देखना पड़ेगा, तो वो ब्लिंक नहीं कर रहा है, स्टेबल हो गया है या फिर वो जल ही नहीं रहा है, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ आपका एरर हो रही है। वो जिससे कनेक्शन आपका वहां से जा रहा है, जैसे MTC के लिए जा रहा है या BDU के लिए जा रहा है या जहाँ पे भी जा रहा है, उस चीज को आपको जाके अटेंड करना है कि भाई ये यहाँ से ये प्रॉब्लम है। तो ये चीज आपको यहाँ से इजीली मतलब फाइंड कर सकते हैं कि एरर कोड क्या हो सकता है उसका। ठीक है। अच्छा, TTP/IO2 कार्ड में आपने इंडिकेशन वहां पे देखे होंगे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसके इंडिकेशन दिए हुए हैं, उसको भी कंपनी ने बताया है उस इंडिकेशन की क्या क्या मतलब है। ये 8 सेगमेंट LED इंडिकेटर हैं जो कि येलो प्रोवाइड किए हुए हैं। अधिकतर आपको कोई ग्रीन मिलेगा, कोई रेड मिलेगा, ये यहाँ पे येलो प्रोवाइड किए हुए हैं। और PiO2 कार्ड जो अपना 32 इनपुट आउटपुट वाला कार्ड है, उसमें उनपे मतलब दिए हुए हैं, जैसे वो भी हेक्साडेसिमल टाइप भी है कि ये आपके यहाँ से 1 से 8 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो गए और 1 से 8 आपके मोर सिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है। ये इस तरह से दिया हुआ है, वही जैसे अपन देखे थे वैसे ही इसमें दिया हुआ है कि अगर आपके जैसे कोई भी अगर आपका फेलियर आता है तो उस इंडिकेशन को आप शॉर्ट आउट करने के लिए वही है कि नीचे 1 से 8 तक की वैल्यू के आप लेस पहले भी बाद में रखेंगे और मोस्ट वाले को मोर वाले को आप पहले रखेंगे,
अब जैसे इसमें ये एक एलईडी इंडिकेशन आ रहा है तो 2 आया तो उसको 2 मान लीजिए, ठीक है। लेस वाले में ये आया है तो उसको 7H मान लीजिए, ठीक है। इस हिसाब से इसको किया हुआ है, तो ये कुल मिला के 27 हो जाएगा। 27 की डिजिट से इसमें कोई एरर कोड होगा वो अपन आगे जाके देख सकते हैं। जैसा सिस्टम इसका है, सिस्टम का है, उसमें ये इस तरह से एक एरर कोड है, को इसने सी से डिनोट किया, तो मैंने बताया 10 को ए से करते हैं, 11 को बी से करते हैं, तो 12 को सी से करते हैं हेक्साडेसिमल में। तो ये 12 का हिसाब से सी आया, और यहाँ पे ये मैक्सिमम एफ से करते हैं, तो ये इसका जो कोड आएगा वो सीएफ आएगा। सीएफ को टेबल में जाके देखेंगे कि भाई क्या इसकी एरर है, ठीक है। जैसे ये आपका एक 27 करके आया, 27 है ये, तो कंपैरेटिव चेक डाटा है, इसका डाटा चेक होगा, उसमें कहीं ना कहीं कोई एरर आ रही होगी, ठीक है ना। इस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। ये सीएफ वाला जो अपन देख रहे थे ऊपर, उसका स्टॉक कोड का था कि सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन, एप्लीकेशन सिंक्रोनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, SiO2 ट्रांसमिशन मॉनिटर सिग्नल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मीनिंग मतलब ऐसा अपन निकालते हैं जो एरर कोड है। तो एरर कोड हम लोग इस वाले कार्ड से भी हम लोग PIO2 कार्ड के इंडिकेशन से भी एरर का हम पता लगा सकते हैं कि क्या उसमें एरर है। ये देखिए इसी के इंडिकेशन के बारे में इसमें बताया हुआ है, हेक्साडेसिमल का इसमें दिया हुआ है। ये टेबल देखने पे ही आपको पता चलेगा। एरर कोड निकालने के बाद, वहां देखने के एरर कोड निकालने के बाद आपको फाइनली आपको देखना पड़ेगा कि क्या एरर इसमें हो सकती है। IF2 कार्ड के LED के इंडिकेशन के बारे में है। ये मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने ये पढ़ा, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इसको मेंटेनेंस में क्या देख पा रहे हैं, फेलियर के टाइम पे हम लोग उसमें एलईडी का क्या मतलब समझ पा रहे हैं, वही इसका मतलब है। इन कार्ड में जिसमें जो एलईडी इंडिकेशन दिए हुए हैं, उस इंडिकेशन का मतलब हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, उसी के थ्रू अपन फेलियर इसको अटेंड कर सकते हैं, या कोई कार्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस चीज को इससे देख सकते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं इसका एक टिपिकल डायग्राम है, वो सब हम देखते हैं इसमें। ये इसका टिपिकल डायग्राम है। एक पूरा EI जो बना है, उस पूरे EI में किस तरह से ये बना है उसको हम देखने के लिए टिपिकल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, K5PMC EI सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका EI रूम है पूरा, ये मास्टर रूम है, और ये फील्ड में आपके लगे हुए गियर है। इसको हम किस तरह से देख सकते हैं, ये जो MPC रूम है आपका, ये आपकी लॉजिक रेक है। लॉजिक रेक में अपन ने क्या है, लॉजिक सब रेक है। लॉजिक सब रेक में अपन ने क्या देखा था, जो सिस्टम जो कार्ड है आपके, उसमें F486 हो या पावर कार्ड हो या FSIO कार्ड हो, ये सब हमने इसमें देखे है। इसको एक TTPIO कार्ड है, रेक है, उसमें इस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है। मास्टर रूम में जाके किस हिसाब से ये आपके ऑपरेटर वीडियो से कनेक्टेड है। इसी के पैरेलल में एक सिस्टम दूसरा चलता है, सिस्टम 2 है, उससे हम किस तरह से ये होता है, ये है यहाँ पे स्प्लिटर कार्ड लिए हुए हैं। स्प्लिटर कार्ड से ये देखिए आपके कनेक्शन जाके एक MTC में जा रहा है, और एक दूसरा कनेक्शन आपके ये डाटा लॉगर के लिए जा रहा है। डाटा लॉगर को जाके ये सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट जो अपने वहाँ SIT को जाता है, जिसको जाता है, वहाँ पे ये इसके द्वारा
डाटा जाता है प्रोटोकॉल कन्वर्टर से। यहाँ पे देखिए कि ये PIO2 कार्ड है। इस PIO2 कार्ड से जब ये सिस्टम होती है, सिस्टम 2 के द्वारा जो भी आपको आउटपुट मिलता है, ये आउटपुट आपका रिले रेक पे जाके और CD रेक पे जाके फील्ड में जाता है। फील्ड से जैसे मान लीजिए आउटपुट आपका HR निकला तो किस सिग्नल को जाना है, कंसर्न सिग्नल को गया, पॉइंट मशीन को गया, पॉइंट मशीन से कोई इनपुट आने वाला है तो वो इसको आएगा, इंडिकेशन आपको देने हैं तो वो जाएगा। ट्रैक सर्किट से जैसे मान लीजिए TPR है, TPR आपका वहां पे अगर राइट है, टेल है, जो भी है, तो TPR CD रेक के थ्रू होते हुए रिले रेक से आपके इस सिस्टम में जाएगा। तो ये एनालिसिस करेगा कि आपका कौन सा ट्रैक टेल है, कौन सा राइट है, इस तरह से ये होगा। ठीक है, इसने ये बहुत अच्छे से ये डिनोट किया हुआ है कि देखिए जब आपका कोई कॉन्टेक्ट बना हुआ है, अगर ये फ्रंट कॉन्टेक्ट है तो इस तरह से ये अप बताएगा, मतलब पिकअप बताएगा। और कोई भी अगर ड्रॉप है तो ये चीज टूटी हुई होगी तो ये सिस्टम को ये पता चलेगा कि उसको बिट को डाउन रखना है या अप रखना है। कार्ड के बारे में है। अच्छा, हमें अब MTC ये सब जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, ये बहुत ही टफ लग रहा है कि किस हिसाब से हम इस चीज को पढ़ मतलब देख पाएंगे या इतना लोग हम याद रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। तो क्वेश्चन में जो सबसे अच्छा है वो आप MTC से फेलियर को एनालिसिस करिए। ये MTC से हम लोग इसको देखते हैं। MTC फेलियर डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन है। ये आपको MTC दिख रहा है। MTC जो मेंटेनेंस टर्मिनल है जिसमें कोई भी फेलियर होता है, कुछ भी होता है, ऑफलाइन डाटा हो, ऑनलाइन डाटा हो, जो भी सब उसमें स्टोर रहता है, उसमें किस हिसाब से हमको देखना है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सिस्टम में कौन सा आपकी बिट पिकअप हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, लॉजिक से रिलेटेड वो सब चीजें हम इसमें देख सकते हैं। तो उसकी डिस्प्ले ट्रांसमिशन डायग्राम इसमें बनाया हुआ है कि जनरल सिस्टम ऐसा डिस्प्ले उसमें किस हिसाब से डिस्प्ले रहेगा, उसके ब्लॉक डायग्राम बनाए हुए हैं कि एक आपकी लॉजिक रेक रहेगी, लॉजिक रेक के अंदर आपका ईच कार्ड रहेगा, उस कार्ड को आप खोलेंगे तो उस कार्ड के इंटरनल जो भी रहेगा वो बताएगा, बटन रहेंगे, आउटफील्ड इक्विपमेंट के बारे में बताएगा, आउटफील्ड इक्विपमेंट में कोई मूवमेंट या फिलामेंट बर्न आउट हुआ है इसके बारे में ये आपको बताएगा कि वो जो भी अगर आपका नॉर्मल है तो नॉर्मल बताएगा, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो कार्ड उसको रेड बताएगा वो। ये इस हिसाब से आपका होता है कि MTC है, ये लॉजिक रेक से आपके कनेक्टेड है, लॉजिक रेक आपके फील्ड से कनेक्टेड है, यहाँ पे ऑपरेटर रूम है इससे कनेक्टेड है, तो इस हिसाब से ये आपका MTC है। इस MTC से हम एक ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली MTC से अपन देख सकते हैं, जिस हिसाब से डाटा लॉगर में अपन एनालिसिस करते हैं, डाटा लॉगर से भी इजी है कि हम MTC में देख सके अगर अपने मतलब इंटरफेस से रिलेटेड कोई फेलियर नहीं है आपका, केवल वो लॉजिक से रिलेटेड है, तो वो चीज हम इसमें MTC में इजीली देख सकते हैं। सर्किट भी हम देख सकते हैं, उसमें सिमुलेशन देख सकते हैं। इसका लॉजिक रेक माउंटिंग डिस्प्ले इस तरह से होता है, वो सब हमने देख ही लिया है। जैसे आप MTC में जब इसको खोलेंगे सिस्टम 1 या सिस्टम 2 में, तो पर्टिकुलर अगर किसी कार्ड में उसमें आप लॉजिक देखने जाएंगे, इस हिसाब से हम जाएंगे तो उसको खोलेंगे इस हिसाब से आएगा लॉजिक रेक। जब आप लॉजिक रेक पे आप जब क्लिक करेंगे तो इस हिसाब से आपका सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के हिसाब से ये खुलेगा। ETPI पे अगर आप जाएंगे तो ये इस हिसाब से खुलेगा, तो जनरल मॉड्यूल पे आप जाएंगे तो इस हिसाब से खुलेगा, लोकल पे जाएंगे तो ये इस हिसाब से खुलेगा। लोग आपके दिए हुए हैं, इसमें अलग अलग लोग कहते हैं। ये ब्लॉक A हो गया, ये ब्लॉक B हो गया, ये ब्लॉक C हो गया, ये ब्लॉक D हो गया, ये ब्लॉक E हो गया। ये देखिए आगे जब अपन इसको खोलेंगे, सब रेक को खोलेंगे तो सब रेक में आपको इस तरह का ही MTC में डिस्प्ले दिखेगा। अगर कोई भी अगर आपका कोई कार्ड या कोई भी अंदर किसी भी दिक्कत कर रही है या कहीं से इशू है तो वो आपको रेड दिखाई देगा।
ये FSIO FIO7P करके स्क्रीन है। जब आप उसमें खोलेंगे तो यही आपको इस तरह से दिखाई देगा। अगर किसी भी चैनल में अगर आपके ट्रांसमिशन में दिक्कत आ रही है, रिसीवर में दिक्कत आ रही है, तो वो यहाँ करेगा। एक्चुअली में ये जो अपन है वहाँ पे एलईडी इंडिकेशन से जो टेबल को देख के जो हम उसको पूरा एनालिसिस करेंगे, उससे बहुत ही बेटर है, बहुत इजी वे है कि हम एमटीसी में खोल के हम ये देख लें कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। ये बहुत इजी वे में आपके एमटीसी से शॉर्ट आउट हो जाता है, फेलियर पकड़ में आ जाता है। ऐसे FSIO एक्सटेंडेड कार्ड में भी इसी तरह से आपको ये ब्लॉक दिखेगा सिस्टम 1 का। आप जिसको भी खोलेंगे उसमें आपको रेड कलर का अगर आ रहा है फेलियर के टाइम पे, ट्रबल शूटिंग के टाइम पे अगर आपको रेड कलर का वो आ रहा है तो आप इजीली उसको देख सकते हैं। ये IPU60 कार्ड है, इसमें आप देख सकते हैं IPU60 कार्ड में अगर जैसे मान लीजिए आप इसको एमटीसी में अगर खोलते हैं आगे और उस पर आप क्लिक करते हैं अगर अंदर आपको इसको खोलने पे आपको पता चलेगा कि भाई मेरा ये 24 वोल्ट का आउटपुट में दिक्कत आ रही है या 5 वोल्ट के आउटपुट में दिक्कत आ रही है, तो ये आप इसके आउटपुट में भी ये देख सकते हैं, वो रेड हो जाएगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो जो एरर कोड आप वहाँ पे नहीं इजीली आप नहीं देख पा रहे हैं, वो एमटीसी में आप बहुत इजीली आप इसको देख पाएंगे। ऐसे लाइन टू बी कार्ड की एक स्क्रीन खुलेगी, उस लाइन टू बी कार्ड की स्क्रीन में आपकी इस तरह से ये खुलेगा, जिसमें आपको ये सब बताएगा कि किस हिसाब से आपका लाइन टू बी कार्ड काम कर रहा है, लॉजिक सर्वे से इसमें डाटा फ्लो हो रहा है। लाइन टू बी कार्ड में क्या क्या चीज है, अगर कहीं पे भी कोई भी फेलियर है तो वो आपको रेट शो करेगा, 5 वोल्ट आउटपुट नहीं दे पा रहा है तो ये आपको लाल बताएगा। अगर ये सब बराबर है तो PIO2 कार्ड बताएगा। PIO2 कार्ड में जब आप आगे जिस पर्टिकुलर कार्ड में अगर आपको लाल बताना है, जैसे मान लीजिए ये कार्ड अगर लाल बता रहा है, इस कार्ड पे आप क्लिक करेंगे तो ये कार्ड आपका खुलेगा और इस कार्ड में आपके 32 इनपुट आउटपुट वाला पोर्ट ये खुलेगा। जैसे एक है इसमें एक में आपका इनपुट होगा, एक 32 इनपुट होंगे, 32 आउटपुट होंगे, तो जिस भी बिट में आपकी ट्रबल आ रही होगी वो बिट आपका लाल बता देगा। या अगर मान लीजिए ये इनपुट आउटपुट पोर्ट पूरा खराब हो गया तो पूरा लाल बता देगा। आईडी चेक में तकलीफ है तो इसको लाल बता देगा। डीसी डीसी कन्वर्टर में अगर आपकी तकलीफ आ रही है तो इसको लाल बता देगा। अगर रिसीवर डाटा में दिक्कत है, ट्रांसमिशन डाटा में दिक्कत है तो इसको लाल बता देगा। या पूरा अगर सिस्टम ही खराब हो गया, पूरा कार्ड दिक्कत कर गया है तो इसको पूरे को ये लाल बता देगा। तो वो इंडिकेशन से जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो एमटीसी में देख के बहुत इजीली हो जाता है। ये एमएमएफ है जो आपका पैनल के लिए है, पैनल हमारे पास है नहीं तो इसको देखेंगे नहीं। सिमिलरली जब जनरल की एक स्क्रीन खोलेंगे जब उसमें एमटीसी में तो वो ब्लॉक इस तरह से आपको बने हुए दिखेंगे, सेम ऐसे ही ब्लॉक आपको बने हुए दिखेंगे इस तरह से कनेक्ट रहता है। जिस भी कार्ड में कोई दिक्कत होगी तो वो कार्ड आपको रेड बताएगा। उस रेड बताने के बाद आप उस कार्ड को जब आप आगे देखेंगे तो पर्टिकुलर आपको कार्ड का डिटेल भी वो बताएगा। उसमें आपको ट्रबल शूटिंग जब आप देखेंगे तो उसमें आपको ये भी बताएगा कि आप ये चेक करिए, इस तरह से देखिए, अगर वैसे नहीं होता है तो आप कार्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। ये भी वो आपको अंदर इंस्ट्रक्शन देता है। ये कंट्रोल पैनल का है, कंट्रोल पैनल हमारे पास वीडियो है। ये आउटफील्ड इक्विपमेंट के बारे में बताएगा इस तरह से, जो आप बिट को जिस हिसाब से अपन डिफाइन करते हैं उस हिसाब से इसमें रहता है कि अगर आउटफील्ड में आपका कोई वहां से आउटपुट इनपुट आपको नहीं मिल रहा है, वहां से जैसे कोई इनपुट नहीं मिल रहा है, जैसे मान लीजिए S39 का RG का है, RG आपको फ्लैश हो गया है या RG का सप्लाई का इसका इनपुट नहीं मिल रहा है तो ये रेड हो जाएगा। अगर मान लीजिए S2 इसको नहीं मिल रहा है तो ये रेड हो जाएगा। S46 अगर इसका रूट आपने दिया, रूट अगर इसको नहीं मिला तो ये रेड हो जाएगा। इस हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं। पॉइंट का है, पॉइंट का NWKR RWKR अगर इसको नहीं मिलेगा तो ये आपका रेड हो जाएगा। इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं कि अगर इसको इनपुट अगर नहीं मिलता है तो ये आउटफील्ड को भी ये इस तरह से कर देता है। तो अपन ने कितने जितने भी ब्लॉक देखे इस तरह से आपके क्या है वहां पे ब्लॉक आएगा कि लॉजिक रेक है, अगर लॉजिक रेक पे आप क्लिक करेंगे तो लॉजिक रेक का आपको ब्लॉक खुल जाएगा। कंट्रोल पैनल का है तो कंट्रोल पैनल का खुल जाएगा। वीडियो वाला ओपीसी वाला तो वो खुल जाएगा, एमटीसी वाला है तो वो खुल जाएगा, और आउटफील्ड वाला है तो ये आउटफील्ड वाला ये खुल जाएगा। और इसमें इजीली आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है।
ये आगे बिट का उसमें एक दिया हुआ है कि किसी भी कार्ड से रिलेटेड जो बिट है उसकी एक रिले बनाई हुई है इंटरनल। उस रिले पे भी अपन जाके जैसे IPU6C से रिलेटेड जो एक रिले का नाम दिया है वो S1 IPU6C FL दिया हुआ है, नॉर्मल बिट स्टेटस उसका 1 रहता है। ये इस कार्ड के बारे में बताया हुआ है कि भी फेलियर के केस में अगर अपने को देखना है तो इस पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कभी आपका सिस्टम 1 का एक कार्ड खराब हुआ, इस कार्ड की एक कंसर्न जो बिट है वो रिले है, उससे रिलेटेड बिट को अगर आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर वो बिट आपकी डाउन हो गई है तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा कार्ड में इसमें दिक्कत रही होगी या ये कार्ड हमारा फेल हुआ होगा। ऐसे संबंधित सभी बिट से रिलेटेड एक एक अपने रिले बनाई हुई है। इसी तरह से ये ETPIO2 सबरेक का भी ये रिले बनाया हुआ है, उस सबकी बिट स्टेटस दिया हुआ है। जनरल मॉड्यूल है उसकी भी रिले बनाई हुई है। ये लॉजिक रेक का बनाया हुआ है, इनका भी सबका बनाया हुआ है, रिले बनाई हुई है और बिट स्टेटस इन सबके 1 दिए हुए हैं। ये सब देखिए आप, ये सब आपका जो भी है सबके रिले के नाम है और रिले की बिट स्टेटस है। फेलियर के टाइम पे आपको ये बिट अगर डाउन होती है तभी ये आपको बताएगा कि उस टाइम पे पर्टिकुलर जिस सिस्टम से आपको ये इसको ज्वाइन किया हुआ था, दिया हुआ था और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है। ये फेलियर के टाइम पे अपने को एनालिसिस बताया करेगा। लाइन 2 कार्ड के बारे में बताया हुआ है, वही है कि इसके सबके रिले नाम दिए हुए हैं और बिट स्टेटस बताया हुआ है। ये देखिए इसमें ये देखिए इसमें बताया हुआ है। इनके रिले के जो मैं बता रहा था आउटपुट इक्विपमेंट का जो अपन देखेंगे उसमें किस किस बिट के उसका सबका बिट लिया हुआ है, नॉर्मल बिट स्टेटस उसका ये रहेगा। अगर वो उसको नहीं मिल पा रहा है फेलियर की कंडीशन में, ये रिले अगर आपकी लूप है तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दूसरे केस में ये बोलेगा कि ये पॉइंट आपका फेल हुआ है। सब एक हो गया है। ये फेलियर के बारे में इसने बताया हुआ है कि MTC में अगर कोई आपको मैसेज मिलता है इस तरह का कोई फेलियर का मैसेज, अगर आप समझ पाते हैं कि इस तरह का कोई एरर कोड आ रहा है, ये आ रहा है, तो आप फर्दर आपको क्या करना है वो इसमें बताया हुआ है। जैसे लॉजिक सबरेक के लिए IPU6C कार्ड का इसने बताया है कि अगर आपका DC 24 वोल्ट और DC 5 वोल्ट है, अगर वो लाल आ रहा है तो आपको IPU6C कार्ड में जाके उसको चेक करना है कि उसका इनपुट आपका 24 वोल्ट बराबर है। अगर बराबर है लॉजिक ब्रेक में तो इसमें से बताया है कि उसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए, 21.6 से 26.4 के वोल्ट के बीच में उसको मिलना चाहिए। ऐसे ही अगर आपका ये 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट आपका 5 वोल्ट से 5.25 वोल्ट मिल रहा है, अगर ये इतना नहीं मिल रहा है तो हो सकता है इसकी वजह से आपको ये कोई ना कोई एरर बता रहा हो, कोई ना कोई फेलियर बता रहा हो। इसमें इसने आगे ये भी बताया है कि वोल्टेज डिस्क्राइब एट 2, जैसे जितना ये वोल्टेज इसमें बताया है अगर ये नॉर्मल नहीं है तो आप IPU6C कार्ड इसको चेंज कर दीजिए। ये इंस्ट्रक्शन भी आपको वो बताएगा MTC में। MTC का जो मैसेज जो मैं बता रहा हूँ कि इसको जब आप IPU6C कार्ड को अगर कोई रेट बता रहा है उसको आगे इंटरनल फॉलो करेंगे तो उसमें आपके पास में ये सब ऑप्शन आएंगे। उसमें आपको ये बताएगा कि आप वोल्टेज चेक करिए, अगर आपका आउटपुट इतना मिल रहा है या इसको इतना मिल रहा है, इस विद इन रेंज में है तो ठीक है, अगर विद इन रेंज में नहीं है तो ये आपको मैसेज देगा कि IPU6C कार्ड आप इसको चेंज कर दीजिए। जैसे अगर इनपुट अगर आपको इसको 24 वोल्ट अगर इसका बराबर नहीं मिल रहा है तो ये बता रहा है कि उसको इनपुट जहाँ से अपने DC-DC कन्वर्टर से जो देते हैं उसको DC-DC कन्वर्टर को आपको चेंज करना पड़ेगा, या हो सकता है कि वो DC-DC कन्वर्टर में आपका फेलियर हो। एक ये DC 24 वोल्ट वाला जो इसने बताया है कि वही सेम वही यही प्रोसेस है कि आपका अगर ये नहीं है तो IPU6C कार्ड चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको आउटपुट 24 वोल्ट बराबर मिल रहा है तो फिर आपको DC-DC कन्वर्टर आपको देखना पड़ेगा। ऐसे ही F486 4i करके और DID कार्ड है, इसमें आपको CPU अगर आपको दिक्कत कर रहा है या रोम कर रही है, रेव कर रही है, IC कार्ड कर रहा है या ट्रांसमिशन डाटा या रिसीवर डाटा जो भी फेलियर आपका है
तो उस चीज को आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें इसने बताया है कि सीपीयू में अगर आपका कुछ फेलियर है तो SW कार्ड से, मतलब ये जो आपका IPU6C कार्ड है उसका पावर को आप बंद करके चालू करिए। चालू करने के बाद आपका फेलियर रिकवर्ड होना चाहिए। अगर रिकवर्ड नहीं होता है तो आपको F4864i कार्ड आपको चेंज कर देना चाहिए। रोम में अगर दिक्कत है तो आप इसको IPU6C कार्ड को बंद करिए, चालू करिए। अगर फेलियर रिकवर्ड होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ये कार्ड को आप चेंज कर दीजिए। सब में वही है कि एक बार आप, अगर आपके F4864i कार्ड में अगर कोई ट्रबल आती है, अगर कोई इंडिकेशन पर ट्रबल आता है या MPC में अगर आपके वो प्रॉब्लम बता रहा है, तो आप ये IPU6C कार्ड के थ्रू जाके आप उसको बंद करिए, फिर चालू करिए। अगर आपकी फेलियर या कोई भी एरर है वो रिकवर हो जाता है तो ठीक है, अगर रिकवर नहीं होता है तो आपको वो F4864i कार्ड आपको चेंज करना पड़ेगा। वो कार्ड कैसे चेंज करना है वो आगे देख चुके हैं कि भाई कैसे चेंज करना है आपको, बहुत इजी टास्क है। इस तरह से सबके बारे में बताया हुआ है, DID के बारे में बताया हुआ है। अगला कार्ड है उसमें FSIO2 FIO7P करके कार्ड है, उसमें भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो इस कार्ड के थ्रू आप देख सकते हैं। इसमें इसने बताया कि FSIO कार्ड अगर आपका जैसे कंट्रोल डाटा रिसीवर का अगर कोई मैसेज आपको आ रहा है वो फेलियर है, अगर कोई दिक्कत है तो आप ये कार्ड चेंज कर दीजिए। अगर आपका ये कार्ड चेंज करने के बाद भी फेलियर रिकवर नहीं होता है तो FIO7P कार्ड भी आपको चेंज कर दीजिए, आपको फेलियर रिकवर हो जाएगा। ऐसे जो भी आपके पास में एरर आती है, किस तरह की एरर आती है उसके बारे में इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि किस तरह से आप ये कर सकते हैं। इस तरह से MTC का भी दिया हुआ है, ET का दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल के जो चैनल 1 है, चैनल 2 है, उसका रिसीवर के इसके बारे में बताया हुआ है कि आपको अगर जैसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी कि लॉजिक सब रेक और इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल के बीच में कम्युनिकेशन आपको बराबर नहीं हो पा रहा है तो उसको आपको कैसे देखना है, वही इसमें बताया है कि ये आप ऑप्टिकल केबल आपकी चेक करिए किस किस के बीच में, CN1R और CN1T के बीच में आप इसको करिए। ये सब आपको कनेक्शन चेक करने हैं। अगर आपके कनेक्शन आपके बराबर हैं, ठीक है, तो आपको ये बोल रहा है कि आप ऑप्टिकल केबल का इसको चेंज कर दीजिए। अगर आप इसके बाद भी अगर आपका ये नहीं हो पाता है तो ये जो ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल कन्वर्टर वाला जो कार्ड है उसको चेंज कर दीजिए। अगर उसके बाद भी ये रिकवर नहीं हो पाता है तो FSIO कार्ड चेंज करिए। तो ये ट्रबल शूटिंग हमारे को ये बता रहा है कि जिस तरह की आपको एरर आती है तो उसमें किस तरीके से आपको इसको जाना है, किस हिसाब से आपको अटेंड करना है, किस हिसाब से आपका ये रहना चाहिए, अप्रोच रहनी चाहिए, वो चीज इसमें बता रहा है। ऐसे ही ET-CS2 रिसीवर वाला है, इसमें भी आपको क्या करना है कि ऑप्टिकल केबल को आपको देखना है। ऑप्टिकल केबल से अगर होता है तो ठीक है, ऑप्टिकल केबल चेंज कर दीजिए, नहीं होता है तो आप FIO7P कार्ड चेंज कर दीजिए। फिर भी अगर आपका नहीं होता तो FSIO कार्ड आप चेंज कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है। FSIO एक्सटेंडेड और एक्सटेंडेड FIO7P के बारे में इसमें बताया हुआ है कि आपकी एरर अगर ये आती है कंट्रोल डाटा रिसीवर वाली, अगर आपको मैसेज मिलता है कि ये अगर आपको ट्रबल करना है तो आप इसको कार्ड को चेंज कर दीजिए। अगर इसके कार्ड को FSIO एक्सटेंडेड कार्ड को चेंज करने से भी नहीं होता है तो एक्सटेंडेड FIO7P कार्ड आप चेंज कर दीजिए, आपका हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये सब इसके एरर के बारे में बताया हुआ है। ETPIO सब रेक है, उसके बारे में बताया हुआ है कि लाइन 2D कार्ड है। लाइन 2D कार्ड में अगर आपकी प्रॉब्लम आती है, जो हम पहले देखा है कि इंडिकेशन है, इंडिकेशन आप इंडिकेशन मत देखिए, उससे पहले आप MTC में जाइए। तो MTC में आपको लाइन 2D कार्ड अगर कोई दिक्कत कर रहा है और उसमें पर्टिकुलर आपको ये मिल रहा है कि ET कंट्रोल डाटा OE ट्रांसफॉर्म का ये मैसेज आ रहा है कि ये आपको दिक्कत कर रहा है, तो आप ऑप्टिकल केबल कनेक्शन को चेक करिए। ये कनेक्शन भी आप कहां से कहां के बीच में चेक करेंगे कि लाइन 2B कार्ड से FIO7P के बीच के जो ट्रांसमिशन है, इसका रिसीवर और इसका ट्रांसमिशन, ठीक है, उसके बीच में आप इसको कार्ड को ऑप्टिकल केबल को आप कनेक्शन को चेक करिए। अगर आपका फेलियर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ऑप्टिकल फाइबर को आप इसमें चेंज कर दीजिए। ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसको चेंज करिए इसकी RX की, और अगर फिर भी नहीं होता है तो लाइन 2B कार्ड ही आप चेंज कर दीजिए। इसमें आपको ये अप्रोच बताया हुआ है कि कभी ऐसा नहीं कि कोई फेलियर हो डायरेक्ट जाके आप लाइन 2B कार्ड को चेंज कर दो।
हो सकता है उसके चेंज होने से राइट हो जाए, लेकिन आपको एक्चुअल फेलियर नहीं मिलेगा। एक्चुअल फेलियर आपको तभी मिलेगा जब आपकी अप्रोच राइट होगी कि आपको किस तरह से करना है। ऐसे अगर आपको ये मैसेज है, उसमें एमटीसी में आप ये देखते हैं कि ईटी इंडिकेशन डाटा ईओ ट्रांसफॉर्म का है, इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल ट्रांसफॉर्मर का है, तो इसमें भी इसने प्रोसेस बता रखा है कि आपको ऑप्टिकल केबल कनेक्शन कहाँ के बीच में चेक करना है। अगर आपका ये चेक करने के बाद अगर आपका ये राइट होता तो ठीक है, नहीं होता है तो आपको लास्ट में वही लाइन टू बी कार्ड आपको चेंज करना है। कुल मिला के है कि लाइन टू बी कार्ड चेंज करने से आपका राइट हो जाएगा। अगर आपकी ऑप्टिकल केबल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोर्ट का कोई केबल नहीं है। ऐसे ये 24 वोल्ट 5 वोल्ट के बारे में है कि ATPIO सब रेट में आपको ये इसकी रेटिंग होनी चाहिए। इसका इनपुट DC-DC जो कन्वर्टर होता है रेट के पीछे, उससे आप पता करिए। अगर आपका ये इसके रेंज के बीच में है तो आपको 24 वोल्ट आपको बराबर मिल रहा है इसको इनपुट, और आउटपुट आप इसका मेजर करिए। अगर इसका आउटपुट आपका इस रेंज में है तो ये बराबर है। अगर आउटपुट आपका इसमें बराबर नहीं है, ये जो डिस्क्राइब्ड रेंज है, अगर इसके बराबर नहीं है तो लाइन टू बी कार्ड को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका ये जो आउटपुट का जो आउटपुट ये इनपुट का जो वोल्टेज है वो इसके रेंज में नहीं है, तो आप जो इनपुट वाला DC-DC कन्वर्टर है उसको देखिए। कहने का मतलब ये है कि इनपुट वाला अगर DC-DC कन्वर्टर का जो वोल्टेज है अगर वो बियॉन्ड रेंज है तो आप इनपुट वाला DC-DC कन्वर्टर को देखिए। और अगर आउटपुट का अगर कुछ आपको लग रहा है इनपुट आपका 24 वोल्ट बराबर है, तो इनपुट आउटपुट जो आपको मिल रहा है 24 वोल्ट या 5 वोल्ट, अगर वो आपको नहीं बराबर मिल रहा है तो फाइनली आपको लाइन टू बी कार्ड को आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ETPIO 2 करके देख है, इसी का सब इसमें दिया हुआ है कि आप कैसे ऑप्टिकल केबल कनेक्शन को इसको चेक करेंगे, किस तरह से रिकॉर्ड होगा। अगर ये रिकॉर्ड नहीं होता है तो फाइनली आपको या तो PIO 2 कार्ड चेंज करना पड़ेगा या लाइन टू बी कार्ड आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन टू बी कार्ड आपका लॉजिक सब रेक और इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल रेक के बीच में कम्युनिकेशन करता है। ये इंडिकेशन जो हम लोगों ने देखे थे उसके हिसाब से आप एयरपोर्ट को वैसे भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत टफ हो जाता है। ये हमारे पास पैनल है नहीं तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे जनरल मॉड्यूल में अगर डाटा लॉगर का आपका कभी कोई इशू आता है, जिस पावर कार्ड का कोई इशू आता है उसमें एमटीसी में देखने पे, तो आप इसको पर्टिकुलर देख सकते हैं। अगर JPN3 कार्ड में प्रॉब्लम है तो ये देख सकते हैं, वो कार्ड आपको चेंज करना पड़ेगा, या उसकी पावर सप्लाई है जो KDD कार्ड से है उसको पावर सप्लाई को बंद करके चालू करना पड़ेगा। ZNIO2 कार्ड है उसमें अगर कोई दिक्कत है तो वो देखना पड़ेगा, उस कार्ड को आप चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से ये दिया हुआ है। तो आज हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया। हमने परसों के दिन हार्डवेयर डिस्कस किया था, आज हमने ट्रबल शूटिंग और इसका मैनुअल देख लिया है कि इसमें हार्डवेयर को किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। और मेन जो चीज थी वो हमने देख लिया है पॉइंट ऑफ मेंटेनेंस के पॉइंट से, कि भाई कभी भी आपको अगर मेंटेनेंस करते टाइम या फेलियर के टाइम पे आप इंडिकेशन देखते हैं, या फिर आप सबसे जो इजी वे है कि एमटीसी में आप जाके देखिए कि एमटीसी में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, एमटीसी में अगर कहीं भी आपको रेट दिख रहा है तो आप फाइनली उस ब्लॉक में जाते जाइए। उस ब्लॉक में जब लास्ट में आप जब जाएंगे तो लास्ट में जो इंस्ट्रक्शन आते हैं आप उसको फॉलो करिए जैसा इसमें लिखा है। और आप अंदर जाके ईटी रेक में देख सकते हैं कि अगर आपको कहीं पावर का इशू है, उस कार्ड के पावर का इशू है, तो इनपुट वाले पावर का इशू है या आउटपुट वाले आउटपुट जो पावर है उसका इशू है, या कार्ड का इशू है, या आपके ऑप्टिकल केबल का इशू है, या कनेक्टर का इशू है, तो ये सब अपन उसमें इजीली देख सकते हैं और इजीली वो चीज को फाइंड आउट करके अपन उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, मेंटेनेंस में फेलियर के को अटेंड करते टाइम पे आप दो तरीके से आप उसको देख सकते हो कि एक तो इंडिकेशन जो कार्ड में जो इंडिकेशन आ रहे हैं उसको देखिए, तो वो आपको हेक्साडेसिमल कोड से आप उसको चेंज करने में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, या हो सकता है आपको ट्रबल आए, आपको दिक्कत आए। उससे बहुत अच्छा है कि आप डायरेक्ट एमटीसी खोलिए और एमटीसी में डायरेक्ट वो आपको बताना जाएगा कि इस कार्ड में क्या तकलीफ है, कैसा है, वो सब आप इसमें देख सकते हैं। वो मेरे हिसाब से ये आज कंप्लीट हो गया है, और अभी अपन अगर कोई डिस्कस करना चाहे हो सकता है कुछ गलत बोला हो या कुछ है तो अपन वो डिस्कस कर सकते हैं। और डिस्कस करना है। अरे वारिया बंद क्यों नहीं कर रहे? यार बाबा जल्दी काम। 7 दिन 14
हेलो, कोई डिस्कस करना चाहता है? 16 तो ये आज हमारा इसका होना है कि वीडियो खत्म हो गई। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो ठीक है। हाँ, 22